जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का साइको क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? लास्ट की वीडियो में हमने अपना पर्सनैलिटी का टॉपिक जो था वो कंप्लीट किया था और आज की वीडियो में हम मेमोरी एंड फॉरगेटिंग पढ़ेंगे। अगर आपने पर्सनैलिटी का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाकर पर्सनैलिटी का टॉपिक पढ़ लीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो मेमोरी क्या होती है? देखिए, जैसे एक एसडी कार्ड होता है, फोन के अंदर एक एसडी कार्ड होता है जहां पर हमारे सारा का सारा जो डाटा है वो सेव रहता है। ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एक मेमोरी कार्ड होता है वो होता है उसका ब्रेन। ब्रेन के अंदर उसकी कंप्लीट सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो सेव रहती हैं। यानी कि हम अपने मेमोरी जो हमारा मेमोरी दी है उसके अंदर हम सारी डिटेल अपनी सेव करके रखते हैं। और सेव करके रखने का मतलब क्या है कि हम कोई भी जो हमारे काम होते हैं उसमें हम कुछ काम, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए मुझे टॉपिक जो है वो मुझे याद है। अब याद है तो वो याद जो सेव है वो मेरी मेमोरी के अंदर सेव है, जिससे मैं अपने टॉपिक्स को आपको पढ़ाता हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और कोई डाउट होता है तो उसको क्लियर करता हूँ। तो जो हमारा टॉपिक है मेमोरी, यानी कि सीखे हुए ज्ञान को धारण करना और उसका पुनः प्रस्तुत करना, हमारा स्मृति कहलाता है। बात बिल्कुल बराबर है। स्मृति हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा, डेली का जो हमारा वर्क है, अगर हम वो अपना वर्क याद ही नहीं रखेंगे तो फिर हमारी मेमोरी का फायदा क्या? अब डेली जो एक्टिविटीज होते हैं जिनको हम डीएलएस कहते हैं, डेली लिविंग स्किल्स जो हमारी होती है, हम उनको याद रखते हैं। हमारा हम अगर कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी क्या डीलिंग हुई है, या हम अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट डे क्या पढ़ाना है, हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन करने के बाद हम हर टॉपिक को, हर पॉइंट को डिटेल में हम समझते हैं, ताकि अगले दिन क्लास में जाकर हम उनको समझा सके। तो जो हम वो समझते हैं वो हम अपनी सेव कहाँ पर करते हैं? वो हमारी सेव हो जाती है ऑटोमेटिक मेमोरी में। और फिर बाद में जब उसका यूज होता है हम उसको यूज में लाते हैं। जब हमें उपयोग करने का उसका समय आता है तो हम अपने अनुभवों को उपयोग कर लेते हैं। वो हमारी होती है मेमोरी। अगर हम कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहली आती है हमारी वुडवर्थ की। वुडवर्थ कहते हैं कि अधिगम के पश्चात उस बात को याद रखना या पुनः प्रस्तुत करना हमारा स्मृति कहलाता है। हमने कुछ याद कर लिया या कुछ हमारे पास एक्सपीरियंस हो गए, हम उस एक्सपीरियंस को याद रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं अपनी मेमोरी में, और फिर जब उसका यूज आता है, जब जब हम उसका उपयोग करते हैं तो वो हमारा स्मृति बनता है। अगर हम उसको यूज नहीं करते तो वो हमारा स्मृति नहीं बढ़ता। जैसे हमारे सामने प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग आती है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे सामने कैसे करते हैं? एक क्वेश्चन आया, हमें उस क्वेश्चन के एक प्रॉब्लम दिखी, उस प्रॉब्लम को हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग बनती है। ऐसे ही हम कुछ याद करते, कुछ लर्निंग करते और उसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेते हैं, वक्त आने पर उसको यूज कर लेते हैं, तो वो हमारी मेमोरी बनती है। उसके बाद अगर हम बात करें रोस के अनुसार, रोस कहते हैं स्मृति पर्व अनुभवों और गुणों के आधारित एक नया अनुभव है, दोनों के बीच का संबंध स्पष्ट समझा जाता है। यानी कि हमारे जो पास्ट के हमारे एक्सपीरियंस और जो हमारे न्यू एक्सपीरियंस है, उन दोनों के बीच का एक अनुभव है जिसको हम मेमोरी बोलते हैं। उसके बाद हमारे मैकडूगल कहते हैं स्मृति में अपने ही अतीत के अनुभवों की कल्पना करना एवं पहचान करना निहित है। यानी कि हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं उसकी हम पहचान करते हैं और उनका यूज करते हैं, वो हमारी स्मृति कहलाती है। अगर हम बात करें स्टेजेस की, स्मृति की हमारी स्टेजेस क्या क्या हैं, तो हमारी मेमोरी की टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी एनकोडिंग, सेकंड होता है हमारा स्टोरेज और थर्ड होता है हमारा रिट्रीवल। अगर हम फर्स्ट एनकोडिंग की बात करें, यानी कि संकेतन, संकेतन का मतलब है कि हम याद रखना चाहते हैं उस बात को, जब हमें एक ऐसी कूट भाषा संकेत स्मृति चिन्हों पर प्रवृत्त
कर लेते हैं वो हमारा होता है एनकोडिंग। यानी कि हमें कुछ भी याद रखना होता है तो हम उसको अपने ही हिसाब से एक नया कुछ उसका इमेज जनरेट कर लेते हैं, या फिर उस को हम एक कुछ शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेते हैं। जैसे कि मैं बताऊं तो अभी हमारा मेमोरी एंड फॉरगेटिंग है, तो मैं एम एंड एम अगर लिख दूं, एम एंड एफ अगर मैं लिख देता हूं, तो यानी कि ये मेरे को याद हो चुका है कि ये मेमोरी एंड फॉरगेटिंग है। एम का मतलब है मेमोरी और एफ का मतलब है हमारा फॉरगेटिंग। तो उसको हम भंडार के योग्य बन जाए तथा जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जाए, वह संकेतन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर से आपको अपने स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए आप मैप जो एक माइंड मैप तैयार कर लेते हैं। माइंड मैप तैयार करते हैं, उसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेते हैं। अब जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो उस माइंड मैप के थ्रू आप स्कूल पर पहुंच जाते हैं। यानी कि आपने उसका एक चित्र बना लिया या कुछ उसकी एक ऐसी भाषा तैयार कर ली जो कि वक्त आने पर आपको यूज में आ जाए, वो आपकी एनकोडिंग हुई। स्टोरेज क्या होती है? स्टोरेज यानी कि संचयन या फिर भंडारण, यानी कि धारण शक्ति से स्मृति चिन्हों का मस्तिष्क में संग्रहण होता है, इसे पंजीकरण कहते हैं। अतः हमारा दिमाग वास्तव के साथ समायोजन करके सूचनाओं को इकट्ठा करता है, और वो जो हमारी इंफॉर्मेशन सेव होती है उसी को हम स्टोरेज बोलते हैं, यानी कि हम भंडारण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखिए डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अब डेली जब हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे तो वो हम सेव कहाँ करेंगे? वो हम अपनी मेमोरी में सेव करेंगे, और मेमोरी में जरूरत पड़ने के बाद हम उसका यूज कर लेंगे। अगर मैं आपको समझाऊं एक आसान भाषा में, तो आप ये समझिए जैसे एक मोबाइल फोन होता है। मोबाइल फोन की एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है 128 GB, 256 GB, 512 GB, या फिर 1 TB मैक्सिमम। उसके ऊपर वो अपने अंदर इंफॉर्मेशन नहीं रख सकता। लेकिन जो ह्यूमन मेमोरी है वो अनलिमिटेड टीबी की होती है। उसके अंदर आप जितनी चीजें सेव करना चाहते हैं वो सेव कर सकते हैं, और वो जो हम चीजें अपनी सेव करते हैं उसी को हम स्टोरेज बोलते हैं, ताकि वक्त आने पर हम उसका यूज कर लें और सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी एक जगह इकट्ठी हो जाए। वो हमारा होता है स्टोरेज यानी कि भंडारण। और उसके बाद आता हमारा पुण्य प्राप्ति यानी कि पुरुद्वार। पुण्य प्राप्ति का संबंध पहचानना तथा प्रत्यास्मरण से है। ग्रहण की गई सूचनाओं को हमें मूल स्वरूप से प्रस्तुत करने से है। यानी कि हमने देखे सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेजेस, मेमोरी की स्टेजेस क्या आती है, तो सबसे पहले जो हमारी मेमोरी है हमें कुछ चीजें पता चली, हमने उसको अपनी सुविधा जैसा हम याद करना में सबसे आसान होता है, हमने उसको समझा, याद किया। समझना, याद करना हमारा होता है एनकोडिंग। ठीक है, हमने सबसे पहले समझा, उसको याद किया, हमारा होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग करने के बाद हमने उसको स्टोर कर दिया, और स्टोर करने के बाद जब यूज हुई, जब हमने उसका अपना स्टोरेज में से उसको निकाल लिया, यानी कि उसको यूज कर लिया। ये हमारी होती है स्टेजेस ऑफ मेमोरी की। यानी कि सबसे पहले एनकोडिंग, एक आसान सी भाषा में उसको याद करना, याद करने के बाद उसको सेव करना, सेव करने के बाद जब मेमोरी यूज होती है तो उसको वापस से निकाल लेना हमारी स्टेजेस ऑफ मेमोरी है। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मेमोरी की, तो टाइप्स ऑफ मेमोरी हमारी टोटल 3 टाइप की होती है। एक होती है हमारी शॉर्ट टर्म सेंसरी मेमोरी, दूसरी होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, और थर्ड होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर हम बात करें सबसे पहले हमारी सेंसरी मेमोरी की, तो सेंसरी मेमोरी हमारी कौन सी होती है, जो 1 सेकंड से भी कम की होती है। जैसे मैं बताऊं, अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन पुट कर दूं और आपने उसका आंसर तुरंत दिया, वो 1 सेकंड से भी कम की होती है। इस स्मृति की अवधि जो टाइम होता है वो
1 सेकंड से भी कम होता है। ये एक ऐसा स्मृति तंत्र है जो प्रत्येक संवेदना को परिशुद्धता से ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम अपने संवेदी प्रवर्गों यानी कि आंख, नाक, कान, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनके द्वारा कुछ अपने अंदर ग्रहण करते हैं यानी कि चीजों को समझते हैं, तो वो हमारा संवेदी स्मृति हो जाता है। जैसे मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं आंखों से कुछ चीज देख रहा हूं, और आंखों से देखने के बाद अगर मैं उसको समझ जाता हूं, तो यानी कि वो जो है वो मेरी सेंसरी मेमोरी है। और अगर मैं किसी चीज को टच करके फील कर रहा हूं, जैसे विजुअल इंपेयरमेंट बच्चे हैं, वो देख नहीं सकते, वो टच करके महसूस करते हैं, वो उसकी सेंसरी मेमोरी बन जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारी सेकंड होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति। इस स्मृति की अवधि 30 सेकंड से भी कम होती है। कितनी होती है? 30 सेकंड से भी कम होती है। संवेदी प्रेरकों द्वारा ली गई सारी सूचनाओं पर हम ध्यान नहीं रखते, वे सूचना हमारे द्वितीय स्मृति भंडार में प्रवेश करती है। यानी कि जैसे मैं बताऊं आपको, एक मोबाइल नंबर है, एक मोबाइल नंबर है। अब मोबाइल नंबर को सेव याद करने के लिए हम एक पूरा मोबाइल नंबर एक साथ नहीं करते, हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। अब छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड करेंगे, तो वो हमारी कहाँ सेव होती है? वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होती है। ऐसे ही हम कुछ भी चीज सुनते हैं, कुछ भी चीज समझते हैं, और वो उसमें से कई चीजें हम अपने मतलब की समझ लेते हैं, कई जो हमारे मतलब की नहीं होती वो हम नहीं समझ पाते हैं या नहीं ध्यान देते, तो वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है ना कि सिचुएशन कुछ और चल रही होती है और हम अचानक वो बोल दें, फिर सामने वाला पर्सन कहता है कि अरे तुम्हें कैसे याद है? तो हम कहते थे कि मैंने वहां सुना था। अब वहां सुना तो था, लेकिन उस टाइम पर उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो हमारे कानों में पड़ी, कानों में पड़ने के बाद वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो गई। उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें, तो नाम में ही है, कोई चीज लंबे समय के लिए याद रह जाना, बचपन की कोई बात याद रह जाना, या फिर अगर कोई बहुत बुजुर्ग आदमी है, उसको अपने बचपन की बातें याद रह जाना, जवानी की बातें जो याद हैं, वो हमारी लॉन्ग टर्म होती हैं, जिसमें काफी समय, वो हमारी लॉन्ग टर्म है, यानी कि बहुत लंबे, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, दीर्घकालिक, लंबे समय तक होते। इस सूचनाओं को भूलने में काफी समय लग जाता है। जैसे हमारे बचपन की कोई एक मजेदार सी बातें होती है, वो हमें याद रहती है, अब उसको भूलने के लिए हमें काफी समय लगेगा, या फिर वो हमें अपने बुढ़ापे तक याद रहेंगी। तो जो हमारा एक लंबा टाइम पीरियड होता है, या जो उसका टाइम होता है, वो बिल्कुल, या तो हम कह सकते हैं टिल डेथ तक का जो टाइम होता है, वो बहुत लंबा समय होता है, या फिर साल, 3, 4, 5, 10 साल के लिए, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी के हमारे कुछ टाइप्स भी होते हैं, अगर हम टाइप्स की बात करें, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के हमारे दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा एक्सप्लिक्ट, दूसरा होता है इम्प्लिक्ट। एक्सप्लिक्ट में जैसे एपिसोडिक, सिमेंटिक। इम्प्लिक्ट में हमारा प्रिसिड्योर और इमोशनल। अब अगर इनको डिटेल में बात करें, तो सबसे पहला आता है हमारा एक्सप्लिक्ट मेमोरी, यानी कि स्पष्ट स्मृति। स्पष्ट स्मृति तथ्यात्मक जानकारी, पिछले अनुभवों और अवधारणाओं को सचेत जानबूझकर स्मरण कहलाता है। यानी कि हमें जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस है या कोई नॉलेज है, उसको हम याद कर लेते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है? वो हमारी मेमोरी में सेव हो जाती है, और वो हमारी एक्सप्लिक्ट मेमोरी कहलाती है। अगर इसमें हमारे दो टाइप है, फर्स्ट आता है हमारा एपिसोडिक मेमोरी, यानी कि घटना परक स्मृति। घटना परक स्मृति की बात करें, तो ऐसी जो किसी घटना पर आधारित होती है, घटना पर आधारित हमारे माइंड में सेव हो जाती है। अब सारी की सारी चीजें हम याद नहीं रखते। जैसे कई बारी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, और वो फिर घटना, यानी कि एक सिचुएशन बेस्ड जो हमारी मेमोरी से हो जाती है, वो एक्सीडेंट हम देख लेते हैं या वो हम सुन लेते हैं, और वो हमारे माइंड में सेव हो जाती है, यानी कि घटना परक हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि
मैं एक और एग्जांपल दूं तो अखबार में हम खबर पढ़ते हैं और वो हम सिचुएशन उस पर इमेजिन करते हैं, और उस घटना को हम जब इमेजिन करते हैं तो वो हमारी घटनापरक स्मृति कहलाती है। उसके बाद आती है हमारी सिमेंटिक मेमोरी, यानी कि शब्द सार स्मृति। शब्दों, अर्थों, तथ्यों आदि को ग्रहण करना शब्दकार स्मृति कहलाती है। हमने सिचुएशन तो कर ले, लेकिन सिचुएशन इमेजिन करने के लिए हमने जो फैक्ट पढ़े हैं, जो शब्द पढ़े हैं, वो हमारी शब्दसार स्मृति कहलाती है, क्योंकि वो हमें पूरा एक बेस तैयार करके देती है। अगर न्यूज़ में कहीं पर कुछ भी लिखा होगा तो वो हमें एक बेस नहीं बनाएगी। उस बेस को जो हम बनाते हैं वो हमारी शब्दसार स्मृति, सिमेंटिक मेमोरी कहलाती है। जैसे हमने देखे जहरीली अगर घटना परख की बात करूं तो आदर्श कॉलोनी में 20 व्यक्ति जहरीली शराब पीने से मर गए। उनकी हालत के बारे में सूचनाएं ग्रहण करना घटना परख स्मृति हुई, यानी कि हमने एक उसकी सिचुएशन के बेस पर अपनी जानकारी ली और उसके बाद जहरीली शराब पीने से मृत्यु निश्चित है, इस शब्द को शब्दसार ग्रहण करना, यानी कि जहरीली शराब जो है वो हमारे लिए डेंजरस है, वो हमें नहीं पीनी चाहिए, वो हमारी शब्दसार, यानी कि हमें उस शब्द से हमें एक मेमोरी में अपनी बात सेव कर ली, वो हमारी बनती है घटनापरक स्मृति। अगर उसके बाद हम बात करें अपने सेकंड की, अंतर्निहित स्मृति, इम्प्लिक्ट मेमोरी, यानी कि अंतर्निहित स्मृति दीर्घकालिक मानव स्मृति के दो मुख्य प्रकारों में से एक है। पहला हमारा कौन सा था? एक्सप्लिक्ट। दूसरा था इम्प्लिक्ट, यानी कि अंतर्निहित, जो अनजाने में प्राप्त किया गया होता है। जैसे अगर अनजाने में हम ध्यान नहीं देते लेकिन फिर भी हमारे कानों पे पड़ जाते हैं और हम उसको याद कर लेते हैं, वो हमारी अनजाने में की गई बातें हैं कुछ, जो अंतर्निहित मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। फर्स्ट आता है हमारा प्रक्रियात्मक स्मृति। इस अधिगम में अनुभव के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कौशल प्राप्त करते हैं, जैसे साइकिल चलाना, कार चलाना आदि। अब देखिए, कोई साइकिल चलाता है, कोई कार चलाता है, हम पहले देखते हैं कि वो कैसे चला रहा है, तो यानी कि वो हम अपनी मर्जी से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है कार चलाने का। डायरेक्ट कोई पर्सन कार में बैठकर और सीधा गियर डाल के कार नहीं चलाता, एक प्रोसेस होता है, तो वो हमारी प्रक्रियात्मक स्मृति के अंदर आते हैं, यानी कि पूरे कंप्लीट प्रोसेस को याद करना। उसके बाद हमारे आते हैं इमोशनल मेमोरी, यानी कि जो हमारे भाव हैं उससे हम कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, वो हमारी इंफॉर्मेशनल इमोशनल होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल अगर दूं तो कहीं एक बच्चा जन्म लेता है तो घर वाले सारे बहुत खुश होते हैं, तो हम अपने इमोशंस जो हैं वो खुशी वाले इमोशंस अपने बाहर प्रकट करते हैं। तो जो हमारे खुशी वाले इमोशंस हैं उसके थ्रू हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, अपनी मेमोरी में कुछ बातें सेव कर लेते हैं, तो वो हमारी इमोशनल मेमोरी बनती है। अब कहीं दुख की बात हो रही है तो हम दुख लेकर जाएंगे, अगर कहीं खुशी वाली बात है तो हम खुशी लेकर जाएंगे। अगर कुछ ऐसे एकदम हमें कोई अचानक एक न्यूज मिली तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? क्या? यानी कि अचंबा हमें होता है। तो ये सारे हमारे इमोशंस मेमोरी होती है। उसके बाद आती है हमारी एक पॉइंट आता है ऑटोबायोग्राफी मेमोरी। ऑटोबायोग्राफी मेमोरी का क्या होता है? यह विशिष्ट प्रकरण घटनात्मक स्मृति और हमारे जीवन के हमारे वैचारिक सामान्य है, यानी कि हम अपनी ऑटोबायोग्राफी के बिहाफ पर कोई भी एक मेमोरी तैयार करते हैं। जैसे ऑटोबायोग्राफी, मैं अपनी एक किताब लिखूंगा तो उसमें मैं कुछ बातें लिखूंगा, कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो मेरे जीवन पर होते हैं, तो यानी कि वो हमारी खुद की बातों को याद रखना ऑटोबायोग्राफी बनती है। उसके बाद आते हैं हमारे स्मृति के तथ्य, फैक्टर्स ऑफ मेमोरी। अगर स्मृति फैक्टर्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा रिकॉल मेथड, यानी कि प्रत्यास्मरण या पुनः स्मरण
विधि, यानी कि जो याद की गई सूचनाओं को कितनी याद है वो हमें चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, और वो टेस्ट हमारा आता है फैक्टर्स ऑफ मेमोरी में रिकॉल मेथड का। यानी कि अगर एक क्लास में आपने बच्चों को टेबल याद करने के लिए दे दिए, 10 तक टेबल याद करने के लिए दे दिए, और फिर कहा बच्चों बोलो, तो हम क्या चेक करेंगे, बच्चों को कितना याद हुआ है। हम बच्चों की जो मेमोरी है उसको हम बाहर की तरफ निकलवाएंगे, हम ये जानेंगे कि बच्चों को कितना याद हुआ है। वो होती है रिकॉल मेमोरी या फिर रिकॉल मेथड। उसके बाद आता हमारा पहचान या अभिज्ञान, आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्निशन। यह व्यक्ति की पहचान या अभिज्ञान क्षमता जो सामग्री, वस्तु, स्थान आदि उनके पहले देखी है, पढ़ी है या सुनी है, उसमें क्या उनकी पहचान पा रहे हैं या क्या नहीं, वो हमारी पहचान या फिर अभिज्ञान, आइडेंटिफिकेशन हमारी मेमोरी होती है। जैसे बच्चों पिकनिक पर जाते हैं, पिकनिक पर जाने के बाद बच्चों ने देखा लाल किला, तो हम बच्चों से क्या पूछेंगे अगले दिन या 2-3 दिन बाद कि बच्चों आपने वहां पर क्या क्या देखा। तो हम बच्चे अपनी मेमोरी में बताएंगे कि सर हमने वहां पर ये देखा या हमने वहां पर वो देखा। तो वो क्या है, हम उससे ये पता लगा पा रहे हैं कि बच्चे पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। हम उसके आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स पर ध्यान देंगे मेमोरी के, कि बच्चे की मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, वो क्या क्या चीजें पहचान पा रहा है। उसके बाद आता है पुनर्रचना या फिर नव निर्माण विधि। व्यक्ति के पास जो पुरानी सूचनाएं होती हैं, जब उनको प्रयोग करते हुए वह नई सूचनाएं बनाने लगता है, तो वह नव निर्माण विधि है। यानी कि आपके पास्ट के जो एक्सपीरियंस है, पास्ट की जो मेमोरी है, उसके बिहाफ पर नए, आप उसके बिहाफ पर नए एक्सपीरियंस बनाना, नई मेमोरी अपने लिए इकट्ठा करना, जानकारी इकट्ठा करना हमारा पुनर्रचना, रिकंस्ट्रक्शन या फिर रीजनरेशन मेथड हमारा कहलाता है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम अपना फॉरगेटिंग कंप्लीट करके इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो की जो हमारा टॉपिक है इसकी पीपीटी भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो आप वहां पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक चैनल है का जो नाम है वो है साइको क्लासेस बाय आशीष सर। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।